गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने टेलीग्राम चैनल द एजुकेशन क्लासेस में। दोस्तों, जीएस प्रिपरेशन ग्रुप का आज का दूसरा वीडियो जो है टीचिंग एप्टीट्यूड को लेके। कल हमने शिक्षा के विषय में विस्तारपूर्वक जाना। आई होप आपको वो वीडियो पसंद आया होगा। आज हम जानते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण के विषय में कि शिक्षण होता क्या है, साथ ही साथ में शिक्षण की प्रमुख परिभाषाएं, शिक्षण के प्रमुख प्रकार, शिक्षण की प्रमुख विशेषताएं, इन सारी बातों के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। और ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कल से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक से पिछले वैकेंसी के जो एग्ज़ाम असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एडवर्टाइजमेंट 47 का एग्ज़ाम हुआ है, तो इस टॉपिक से 2 प्रश्न आए हुए थे। तो उनके विषय में भी आपको बताऊँगा कि कौन से प्रश्न आए हुए थे, साथ ही साथ में आने वाले एग्ज़ाम में कौन से प्रश्न इससे बन सकते हैं वो भी, उसके बारे में भी आपको इसमें बताऊंगा। और साथ ही साथ में मैंने जैसे कल सारे लोगों से मैंने फीडबैक मांगा हुआ था, तो उस फीडबैक में एक अच्छी चीज़ निकल के आई कि सारे लोगों ने मोस्टली ये बोला हुआ है कि कुछ प्रश्नों को भी इसमें ऐड किया जाए। जो डिस्क्रिप्टेड वीडियो है इसके साथ साथ संबंधित टॉपिक से कुछ प्रश्नों को भी इसमें ऐड किया जाए। तो उसके लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि इन प्रश्नों को मैं जो है, जैसे ही हम लोगों की ये पहली यूनिट ख़त्म होगी, जैसे ही हमारी ये पहली यूनिट समाप्त होती है, तो उसके बाद एक मॉक टेस्ट बना दूंगा मैं इंपॉर्टेंट प्रश्न की, एमसीक्यूज़ की, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की, जो आने वाले भविष्य का जो एग्ज़ाम है उसके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। साथ ही साथ में आपकी जो है उससे नॉलेज भी चेक हो जाएगी कि आपने किस प्रकार से इसको अंडरस्टैंड किया है या इसको समझा है। मेरे द्वारा जो बताए गए वीडियो है, जो टॉपिक है, उसको आपने कितना गेन किया हुआ है। तो आइए ज़्यादा बात ना करते हुए बढ़ते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होगा, तो हम लोग का जो टॉपिक है वो शिक्षण अभिक्षमता, या जिसे बोलते हैं हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड। अब शिक्षण होता क्या है? शिक्षण जो है, जाहिर सी बात है, कोई किसी एक व्यक्ति के द्वारा जब किसी दूसरे व्यक्ति को कुछ भी सिखाया जा रहा होता है किन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखकर, तो वो चीज़ हम लोग उसको टीचिंग बोल सकते हैं। और तो टीचिंग करने के लिए सबसे पहले व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं उसकी सब्जेक्ट पे पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए, कहीं ना कहीं उसके पास कम्युनिकेशन लेवल उसका बहुत बेहतर होना चाहिए, उसे कक्षा की समझ बहुत बेहतर तरीके से होनी चाहिए। तो ये कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं एक बेहतर टीचर बनने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं टीचिंग का अर्थ, मीनिंग ऑफ टीचिंग या फिर शिक्षण का अर्थ। तो जो शिक्षण है वो अंग्रेजी भाषा के शब्द से निकला है। ये अंग्रेजी भाषा के शब्द का टीचिंग का हिंदी रूपांतरण। तो पहला प्रश्न तो हम लोगों का यही बन सकता है कि शिक्षण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई, या टीचिंग शब्द की उत्पत्ति या टीचिंग किस भाषा का शब्द। तो किसका शब्द है? ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। और हिंदी रूपांतरण क्या कहलाता है? इसका शिक्षण कहलाता है। शिक्षण शब्द अंग्रेजी भाषा के टीचिंग शब्द का हिंदी रूपांतरण है। और शिक्षण जो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक शिक्षक जो है अपने ज्ञान को संप्रेषणीय कुशलता के आधार पर अपने विद्यार्थियों को परिचित कराता है। कहने का आशा है, जो एक शिक्षक है वो कम्युनिकेशन स्किल्स के आधार पर अपने द्वारा संबंधित विषय वस्तु का जो भी ज्ञान है वो उस ज्ञान को अपने विद्यार्थियों को, अपने छात्रों को उस ज्ञान से परिचित कराता है। अगर हम साधारण शब्दों में इसकी बात करें तो शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक शिक्षक के द्वारा अपने छात्रों के अंदर उपस्थित अंतर्निहित शक्तियों को विकास किया जाता है या विकसित किया जाता है। यानी जो अगर साधारण सी बात करें, जैसा कि मैंने कल बताया हुआ था, ये जो स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था, अंतर्निहित शक्तियों की अभिव्यक्ति, अंतर्निहित शक्तियों की अभिव्यक्ति की जो मैंने डेफिनेशन बताई हुई थी, तो उसमें ये कहा गया कि शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक शिक्षक के द्वारा ये कार्य किए जा रहे हैं कि वो अपने छात्रों के अंदर जो भी इंटरनल पावर्स हैं उनका विकास किस प्रकार से कर सके। क्योंकि विकास करने के लिए कहीं ना कहीं एक व्यक्ति की जरूरत होगी, जो शिक्षक कहलाएगा, जो पता कर सकता है कि किस प्रकार की छात्रों के अंदर शक्तियाँ हैं, किस प्रकार की छात्रों के पास में किन क्षेत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर विकास करता है। तो इन सारी चीज़ों का जो प्रोसेस होगा वो क्या कहलाएगा? हम लोग का शिक्षण कहलाएगा। या और साधारण भाषा में अगर हम लोग बात करें, जब एक अधिक परिपक्व व्यक्ति अपने से कम परिपक्व व्यक्ति को किन्हीं विशेष उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किसी विषय वस्तु से, किसी टॉपिक से जब उसे ज्ञान प्रदान करता है, या किसी टॉपिक का या किसी विषय वस्तु का उसे ज्ञान प्रदान करता है या उसे परिचित कराता है उस ज्ञान से, तो इसे ही हम शिक्षण कह सकते हैं। यानी अगर बहुत सरल भाषा में करें तो एक अधिक परिपक्व व्यक्ति जब कम परिपक्व व्यक्ति को किन्हीं विशेष उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किन्हीं चीज़ों से परिचित कराता है, तो उस प्रक्रिया को हम शिक्षण कह सकते हैं। तो आई होप इसको आपको समझ में आ गया होगा कि और शिक्षण के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई स्किल्स होने चाहिए किसी व्यक्ति में, सब्जेक्ट के ज्ञान के साथ साथ सबसे बड़ी अगर कोई स्किल्स होने चाहिए तो वो होने चाहिए उसके पास में कम्युनिकेशन स्किल्स, या संप्रेषण क्षमता भी इसको हम लोग बोलते हैं। तो ये पॉइंट हम लोग का प्रश्न बन सकता है, पेडागोजिकल प्रश्न बन सकता है कि एक शिक्षक में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या होना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा अगर महत्वपूर्ण होना चाहिए तो उसके पास में कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए, क्योंकि नॉलेज बहुत सारे लोगों के पास होती है।
बहुत ज़्यादा नॉलेज होना या बहुत ज़्यादा ज्ञान होना एक अच्छे टीचर की विशेषता हो सकती है, पर उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण एक कम नॉलेज के साथ साथ अपनी नॉलेज को दूसरे को समझा पाना, ये ज़्यादा बेहतर गुण होगा। तो एक शिक्षक के अंदर जो सबसे बेस्ट स्किल्स होगा या सबसे जो प्रमुख स्किल्स होगा वो होगा संप्रेषण कुशलता का उसके पास में धारण किए होना। जब हमारे पास में संप्रेषण कुशलता होगी तो हम अपनी बात को आसानी से दूसरे व्यक्तियों तक पहुंचा पाएंगे। जब हम अपनी बात दूसरे व्यक्तियों तक आसानी से, आसान शब्दों में, आसान भाषा में उसके समक्ष प्रस्तुत कर पा रहे हैं और वो उस ज्ञान से परिचित हो जा रहा है या उस ज्ञान को वो आत्मसात करने में आसान हो रहा है उसके लिए, तो वो चीज़ क्या हो जाएगी हम लोग की, वही हम लोगों की शिक्षण हो जाएगा। तो आई होप आपको इसका ये जो मेन जो मीनिंग है, कंसेप्ट है, वो आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं हम लोग आगे शिक्षण की कुछ प्रमुख परिभाषाओं के बारे में। तो जैसा कि मैंने बताया, इसे परिभाषाएं बहुत सारी हो सकती हैं, बट मैंने इस आज की वीडियो में भी 2 परिभाषाओं को लिया है। कल की वीडियो में मैंने शिक्षा की 4 परिभाषाओं को उठाया हुआ था, आज की इस वीडियो में 2 परिभाषाओं को शामिल किया हुआ। तो पहली जो डेफिनेशन है वो रॉयबर्न के अनुसार है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको हम लोग इम्पॉर्टेंट में लगा सकते हैं। इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है ये रायबर्न की। तो रायबर्न महोदय जो कहते हैं, शिक्षा के 3 केंद्र बिंदु होते हैं, यानी शिक्षा के जो 3 केंद्र बिंदु होते हैं, शिक्षक, छात्र और कंटेंट या विषय वस्तु। और जो शिक्षण है इन तीनों में स्थापित किए जाने वाला संबंध है। जो मतलब जो शिक्षक, छात्र और विषय वस्तु है उनके मध्य जो संबंध स्थापित करेगा वो क्या कहलाएगा हम लोग का, शिक्षण कहलाएगा। तो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, शिक्षा के 3 केंद्र बिंदु होते हैं, शिक्षक, छात्र और विषय वस्तु। शिक्षण इन तीनों में स्थापित किए जाने वाला संबंध है या रिलेशन है। इस रिलेशन के माध्यम से क्या होगा, कहीं ना कहीं इसके बीच में संबंध स्थापित होगा। तो पहली डेफिनेशन हो गई ये रायबर्न की, तो आप इसको इंपॉर्टेंट में इंक्लूड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक हमने डेफिनेशन उठाई है गेज के अनुसार, या एल गेज भी बोल सकते हैं उसको हम लोग। तो गेज भी गेज के नाम से ही आगे मोस्टली अगर आएगी तो गेज महोदय कहते हैं, शिक्षण एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य दूसरे व्यक्ति के व्यवहारों में वांछित परिवर्तन लाना। यानी जो गेज महोदय वही कह रहे हैं, शिक्षण एक कहीं ना कहीं एक इफेक्टिवनेस है या एक प्रभाव है या इफेक्ट है एक प्रकार का, जिसका जो मेन ऑब्जेक्ट है, जो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो दूसरे व्यक्ति के व्यवहारों में चेंजमेंट लाना। यही तो है शिक्षण। मान लीजिए हम लोग क्लास में अगर टीचिंग करते हैं, क्लास में जो टीचिंग कर रहे हैं, मान लीजिए कोई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका बिहेवियर क्लास में एक्सेप्टेबल नहीं है, तो उनके व्यवहार परिवर्तन करने के लिए क्या करेंगे, हम कुछ ना कुछ एग्जाम्पल्स उनके सामने प्रस्तुत करेंगे। मान लीजिए कोई बहुत ज़्यादा अपने कैरियर को लेकर लापरवाह स्टूडेंट है, तो हम समाज के ऐसे लोगों का उसके सामने उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, शब्दों के माध्यम से, मौखिक रूप से ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करेंगे जिससे क्या हो जाए, वो कहीं ना कहीं उस लापरवाही को छोड़ के या कहीं ना कहीं उन सारी चीज़ों को छोड़ के अपने कैरियर के प्रति ज़्यादा समर्पित हो जाए। तो क्या कर दिया हमने, उसमें वांछित परिवर्तन कर दिया। यह हमारा उद्देश्य क्या था, हमारा यहाँ पे उद्देश्य ये था कि संबंधित छात्र को गलत राह से सही रास्ते पर लेके आना। तो गेज महोदय की डेफिनेशन है, शिक्षण एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव है जिसका जो मुख्य उद्देश्य है वो दूसरे व्यक्ति के व्यवहारों में परिवर्तन लाना। यही तो हम लोग कक्षा में करते हैं। मान लीजिए सामने आप ग्रेजुएशन की क्लास ले रहे हो, आप 12th की क्लास ले रहे हो, तो सामने जो आपके छात्र बैठे हुए हैं वो संबंधित विषय वस्तु से परिचित नहीं है। आप अपनी टीचिंग के माध्यम से उस टॉपिक को छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करें, और जब छात्रों के समक्ष वो टॉपिक प्रस्तुत हो जाएगा और छात्रों के सामने आपने बेहतर कम्युनिकेशन स्किल्स का प्रयोग करके उस विषय वस्तु को अच्छे ढंग से प्रस्तुत कर दिया, तो छात्र क्या होंगे, कहीं ना कहीं उस विषय वस्तु से परिचित हो जाएंगे और उनके व्यवहारों में कुछ वांछित परिवर्तन देखने को मिल जाएगा। तो ये 2 डेफिनेशन थी, पहली थी रायबर्न के अनुसार, दूसरी थी एल गेज के अनुसार। अब बात करते हैं हम लोग शिक्षण के प्रकार की, तो टाइप्स ऑफ टीचिंग की बात करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न हम लोगों का नेक्स्ट जो आने वाला एग्ज़ाम है उसमें बन सकता है, क्योंकि इसके पहले जो मैंने बताया हुआ है कि 2 प्रश्न बने हुए हैं, तो यहाँ से भी एक प्रश्न बन सकता है। तो टाइप ऑफ टीचिंग हम लोग जानते हैं, मुख्य रूप से जो शिक्षण होता है वो 3 प्रकार का होता है। तो पहला प्रश्न तो यही हो सकता है, शिक्षण के मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार हो सकते हैं, या इनमें से कौन सा नहीं है। 3 देख रहे होगे आप स्क्रीन पर, और एक जो चौथा होगा कोई ऐसा इंक्लूड कर दिया जाएगा जो शिक्षण का प्रकार नहीं हो सकता। तो जो मुख्य रूप से शिक्षण के प्रकार हैं वो 3 है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं एक तंत्रीय शिक्षण, नाम से ही समझ में आ रहा होगा, या ऑक्टोक्रेसी टीचिंग बोल सकते हैं, या हो सकता है थोड़ा प्रोनाउंसिएशन मेरा इंग्लिश का थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। तो पहला हो गया हम लोगों का एक तंत्रीय शिक्षण या ऑटोक्रेसी टीचिंग। नाम से समझ में आ रहा है एक तंत्री, या
समझ में ही आ रहा होगा इसमें कि इस प्रकार के शिक्षण में क्या था, सिर्फ एक तंत्र है, दूसरे तंत्र का कोई भी उसमें रोल नहीं है। शिक्षण की जो प्रक्रिया होती है उसमें दो पक्ष होते हैं, एक होता है सीखने वाला और दूसरा होता है सिखाने वाला। तो यहाँ पे कैसा शिक्षण है, एक तंत्री, यानी पे सिर्फ एक के ऊपर फोकस किया जा रहा है। तो यहाँ जो मेन रोल में कौन है, वो सिर्फ और सिर्फ है, इस प्रकार के शिक्षण में जो मेन रोल में होता है वो होता है, कौन है, होता है शिक्षक। शिक्षक होता है मेन रोल में, और तानाशाही पूर्ण रवैया होता है यहाँ पे। तानाशाही, यानी तानाशाही का मतलब ये नहीं कि कोई शासन प्रशासन चल रहा है, तो तानाशाही बोल सकते हैं हम लोग इसको। यानी शिक्षक ने जो टॉपिक निर्धारित कर दिया, छात्रों को सिर्फ और सिर्फ उसी टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा, जो शिक्षण विधि टीचिंग मेथड्स उसने निर्धारित कर दिया, सिर्फ उसी प्रकार का उसे टीचिंग मेथड से सीखना पड़ेगा। जबकि जो साइकोलॉजी हम लोगों की ये कहती है, साइकोलॉजी हम लोग की ये कहती है छात्र के अनुसार हमें शिक्षण विधियों का चयन करना है। लेकिन यहाँ पे एक तंत्रीय शिक्षण चल रहा है, तो एक तंत्रीय शिक्षण की ये प्रमुख विशेषता है, यहाँ पर तानाशाही प्रमुख होती है, और साथ ही साथ में इसमें छात्रों की स्थिति सिर्फ और सिर्फ एक क्या होती है, एक श्रोता की होती है। छात्रों की स्थिति होती है एक श्रोता की होती है, श्रोता के समान होती है। श्रोता मीन्स होता है सिर्फ और सिर्फ सुनने वाला, ना कि उसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप करने वाला, ना कि किसी प्रकार से उसमें क्वेश्चन आंसर करने वाला या ना क्रॉस क्वेश्चन करने वाला। तो जो एक तंत्री शासन होगा इसमें क्या होगी, मुख्य रूप से जो होगी वो तानाशाही की इच्छा प्रमुख होगी और शिक्षक प्रधान होगा। ये भी हम लोग का इसमें पॉइंट हो सकता है, शिक्षक प्रधान होती है ये, शिक्षक प्रधान यानी शिक्षक जो है मेन रोल में है ना। और जो इसमें जो शिक्षक है वो कक्षा का क्या माना जाता है, आदर्श माना जाता है। और शिक्षक क्या करता है, अपना जो है बलपूर्वक रौब दिखाता है कक्षाओं में, है ना, और अपनी छात्रों को कहीं ना कहीं मजबूर कर देता है सिर्फ और सिर्फ सुनने के लिए। तो इस प्रकार का जो, और छात्र जो होते हैं किसी प्रकार का तर्क नहीं कर सकते, किसी प्रकार का उसमें प्रश्न नहीं कर सकते, किसी प्रकार का वार्तालाप नहीं कर सकते। तो इस प्रकार में जो छात्र जो इस प्रकार का शिक्षण हो जाएगा, इस प्रकार का जो शिक्षण हो जाएगा वो कैसा शिक्षण हो जाएगा, एक तंत्री शिक्षण हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि जहां पर सिर्फ और सिर्फ शिक्षक की मंशा के अनुरूप, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ शिक्षा की मंशा के अनुरूप शिक्षण कार्य किया जाए, विषय वस्तु को प्रयोग किया जाए, विषय वस्तु प्रयोग करने में कौन कौन सी विधियों का प्रयोग किया जाए, कितनी देर टीचिंग की जाए, किसी प्रकार का तर्क को वितर्क नहीं किया जाए। तो इस प्रकार का जो शिक्षण हो जाएगा वो क्या कहलाएगा हम लोगों का, एक तंत्रीय शिक्षण हो जाएगा। सेकंड हम लोग देखते हैं लोकतांत्रिक शिक्षण या लोकतंत्री शिक्षण या डेमोक्रेसी टीचिंग। तो लोकतंत्री जो शिक्षण होता है वो किस पे होता है, वो मानवीय संबंधों पर आधारित होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मानवीय संबंधों पर आधारित होता है, ह्यूमन रिलेशनशिप, मानवीय संबंधों पर आधारित होता है। कौन सा होता है ये, दूसरा वाला लोकतंत्रीय शिक्षण या लोकतांत्रिक शिक्षण। नाम से समझ लो, डेमोक्रेसी जैसे हम लोग का भारत देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री है एक, यहाँ पे लोकतंत्र है। तो जो लोकतंत्री शिक्षण होता है वो मानवीय संबंधों पर आधारित होता है, तथा यहाँ पे जो छात्र हैं, ये जनता की बोलते हैं, लोकतंत्र में क्या होता है, जनता सर्वप्रमुख होती है, तथा यहाँ पर जो छात्र हैं उनकी जो इच्छा को क्या माना जाता है, वो सर्वोत्तम माना जाता है। यानी छात्रों की रुचि के अनुसार विधियों का प्रयोग करना पड़ेगा, छात्रों की रुचि के अनुसार विषय वस्तु को चयन करना पड़ेगा, छात्रों की के जो क्रॉस क्वेश्चन होंगे उनका आंसर देना पड़ेगा, या जिस प्रकार से छात्र जो हैं चाहेंगे उस प्रकार के से शिक्षक को कहीं ना कहीं कक्षा का संचालन करना पड़ेगा। अब ऐसा भी नहीं कि छात्र चाहें कि कक्षा में ऐसी एक्टिविटी हो जो शिक्षण के अनुकूल ना हो, तो ऐसा भी लोकतंत्र में पॉसिबल नहीं है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसमें ऐसा शिक्षण होता है जिसमें कहीं ना कहीं छात्र जो है, छात्रों की पसंद नापसंद को भी महत्व दिया जाता है। तो इस प्रकार का शिक्षण हो जाएगा हम लोगों का लोकतंत्रीय शिक्षण। अब थर्ड हम लोग का आता है हस्तक्षेप रहित शिक्षण या लेजर फायर टीचिंग बोल सकते हैं इसको। तो इसमें किसी प्रकार, नाम से समझ में आ रहा है, हस्तक्षेप यानी इस प्रकार के शिक्षण में जो शिक्षक होता है किस रूप में काम करता है, वो एक फ्रेंड के रूप में कार्य करता है या फिर एक मित्र के रूप में। ये पॉइंट बन सकता है कि किस प्रकार के शिक्षण में शिक्षक जो है मित्रवत रूप में कार्य करता है। तो हस्तक्षेप रहित जो शिक्षण होगा उसमें शिक्षक किस रूप में कार्य करेगा, मित्रवत रूप में कार्य करेगा, और छात्रों को किसी प्रकार से उनके सीखने में हस्तक्षेप नहीं करेगा। पर कहीं ना कहीं छात्र अगर ज़्यादा किन्हीं समस्याओं में जो है उलझ जाएंगे या जहाँ पे छात्रों को कठिनाई महसूस होगी, वहाँ पे छात्र जो है शिक्षक जो है वो छात्रों को सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, मार्गदर्शन प्रदान करेगा, या ऐसी उनके सामने परिस्थितियों को दूर करने का सिर्फ उन्हें गाइडेंस देगा।
तो इस प्रकार का शिक्षण क्या हो जाएगा, इस प्रकार का शिक्षण हो जाएगा हम लोगों का हस्तक्षेप रहित शिक्षण। तो ये 3 प्रकार थे शिक्षण के। एक तंत्री शिक्षण जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ तानाशाही की इच्छा प्रमुख होती है और शिक्षक जो है सर्वोच्च स्थिति रखता है और छात्रों का काम सिर्फ और सिर्फ श्रोता का होता है। दूसरा होता है हम लोग का लोकतंत्री शिक्षण, जिसमें ह्यूमन रिलेशनशिप या मानवीय संबंधों पर बल दिया जाता है, साथ ही साथ में छात्रों की पसंद नापसंद का पूर्ण रूप से ख्याल या ध्यान रखा जाता है और सारी बातें छात्रों के अनुकूल के होने के आधार पर ही शिक्षण कार्य किया जाता है। और तीसरा हम लोग का हो जाएगा हस्तक्षेप रहित शिक्षण। तो इस प्रकार के शिक्षण में जो है शिक्षक जो है एक मित्र के रूप में कार्य करता तथा छात्रों को किसी प्रकार से डिस्टर्बेंस नहीं करता। लेकिन कहीं ना कहीं जो है अगर छात्र किन्हीं संबंधित विषय वस्तु को सीखने में या संबंधित जो भी चीज़ है उसको सीखने में कठिनाई का अनुभव कर रहे हैं तो उसमें जो है उसको सिर्फ और सिर्फ गाइडेंस देने का अधिकार रहता है। तो 3 प्रकार के हो गए हम लोगों के ये शिक्षण के प्रकार। तो इस पे प्रश्न हम लोग का एक तंत्री को लेके भी बन सकता है, लोकतंत्री को भी बन सकता है और हस्तक्षेप को लेके भी बन सकता है। यह प्रश्न ऐसा ही बन सकता है कि निम्न में से कौन से शिक्षण का प्रकार नहीं है। तो 3 आप देख रहे होगे, 3 दिए गए होंगे, चौथा इसमें कोई और जोड़ दिया गया तो वो शिक्षण का प्रकार नहीं होगा। शिक्षण के यही 3 प्रकार होते हैं। अगर हम सब जो एक टीचर हैं और आप भी कक्षाओं में पढ़ा हुआ है और पढ़ाते भी हैं तो यही 3 होता है। या तो हम जो है मेन रोल में अपने आप को रखते हैं या छात्रों को भी इंक्लूड करते हैं या सिर्फ और सिर्फ छात्रों को गाइडेंस प्रदान करते हैं। 3 प्रकार के ये शिक्षण होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं शिक्षण के चर। अब चर क्या होता है? चर बोलते हैं हम लोग वेरिएबल को। चर बोलते हैं वेरिएबल को। रिसर्च का टॉपिक है पूरा चर। आगे आने वाले जो हम लोग का वीडियोस होंगे रिसर्च एप्टीट्यूड का जब पढ़ाएंगे तो उसमें चर के बारे में विस्तृत रूप से आपको बताया जाएगा। तो चर होता है क्या है? किसी वस्तु, किसी विषय या किसी योजना के मापने योग्य गुण को या जिसका जो गुण ऐसा गुण हो जो मापने योग्य है उस गुण को क्या बोल सकते हैं हम लोग? चर बोलते हैं। और मुख्य रूप से शिक्षण की प्रक्रिया में 3 चर होते हैं। शिक्षण की प्रक्रिया में मुख्य रूप से कितने चर होते हैं? 3 चर होते हैं। मुख्य रूप से जो है वो 3 चर होते हैं। स्वतंत्र चर या इंडिपेंडेंट वेरिएबल, आश्रित चर या डिपेंडेंट वेरिएबल, या बोलते हैं थर्ड है हम लोगों का हस्तक्षेप चर या हस्तक्षेप चर बोलते हैं इसको, जो बोलते हैं हम लोग इंटरवेनिंग वेरिएबल। तो जैसे कि मैंने बताया कि किसी वस्तु, विषय या योजना के मापने योग्य गुण को हम लोग चर बोलते हैं। तो शिक्षा की प्रक्रिया में जो स्वतंत्र चर है, स्वतंत्र चर के रूप में जो कार्य करने वाला व्यक्ति वो कौन होता है? कौन करता है शिक्षण की प्रक्रिया में स्वतंत्र रूप से कार्य? शिक्षक स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। सो शिक्षक क्या हो जाएगा? शिक्षक एक स्वतंत्र चर है। स्वतंत्रता है उसे किस प्रकार से शिक्षण का कार्य उसे करना है। तो स्वतंत्र चर के रूप में कार्य करता है और साथ ही साथ में अपने जो अनुभव हैं वो छात्रों को प्रदान करता है। और जो आश्रित चर है जिसे बोलते हैं हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल। तो आश्रित कौन होता है? आश्रित तो हमेशा छात्र होता है। किन पर आश्रित होता है? शिक्षक पर आश्रित होता है। ऐसा नहीं है कि कोई छात्र जो सेल्फ डिपेंस है सारी चीज़ें खुद से सीख लेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई छात्र विद्यालय में, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में किसी पाठ्यक्रम में वो प्रवेश लिए हुए और शिक्षण में कहीं ना कहीं शामिल है शिक्षण प्रक्रिया में, तो वो क्या है? वो डिपेंड है किस पे? संबंधित टीचर पर, संबंधित अध्यापक पर, संबंधित शिक्षक पर, जो उस विषय वस्तु को छात्रों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है। तो आश्रित चर यहाँ पे क्या हो जाएगा? शिक्षण में जो आश्रित चर हो जाएगा वो हो जाएगा छात्र। आश्रित चर क्या हो जाएगा? छात्र। और हस्तक्षेप चर हो जाएगा इंटरवेनिंग वेरिएबल। तो इंटरवेनिंग जो वेरिएबल हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोगों की विषय वस्तु हो जाएगी, जो कहीं ना कहीं क्या कर रही? हस्तक्षेप कर रही छात्र और शिक्षकों के बीच में। अब विषय वस्तु हो जाएगी, शिक्षण विधियाँ हो जाएंगी और शिक्षण युक्तियाँ हो जाएंगी, टीचिंग मेथड्स हो जाएंगे हम लोग के, टीचिंग टेक्निक्स हो जाएंगी हम लोगों की। तो ये सारी क्या हो जाएंगी? ये शिक्षण प्रक्रिया में हस्तक्षेप चर का कार्य करेंगी। तो अभी यहाँ हम लोग का प्रश्न बन सकता है कि शिक्षण की प्रक्रिया में मुख्य रूप से कितने चर होते हैं? तो शिक्षण की प्रक्रिया में मुख्य रूप से 3 चर होते हैं। शिक्षण की प्रक्रिया में स्वतंत्र चर कौन है? शिक्षक की प्रक्रिया में स्वतंत्र चर शिक्षक है और शिक्षण की प्रक्रिया में आश्रित चर कौन है? तो आश्रित चर है छात्र। आश्रित चर छात्र। और पूछ लिया जाए शिक्षण की प्रक्रिया में हस्तक्षेप चर क्या है? तो हस्तक्षेप जो चर हो जाएगा हम लोगों का विषय वस्तु, विधियाँ, प्रविधियाँ और जो भी पुस्तकें, पाठ्य पुस्तकें या एक्स्ट्रा जिन बिन चीज़ों का शिक्षक प्रयोग कर रहा है वो सारी चीज़ क्या करेंगे? वो हस्तक्षेप कर रहे हैं। किसके बीच में? छात्र और शिक्षक के बीच में। यानी स्वतंत्र चर और आश्रित चर के मध्य में वो क्या कर रही हैं? हस्तक्षेप का कार्य कर रही हैं। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का शिक्षण की अवस्थाएं।
तो जो शिक्षण की जो अवस्था है, मुख्य रूप से शिक्षण की अवस्थाओं को भी 3 भागों में बांटा गया है। यानी शिक्षण करने की एक टीचर की जो शिक्षण की स्टेजेस होगी उनको कितनी अवस्था में बांटा गया है, उनको भी 3 अवस्थाओं में ही बांटा गया है। तो पहला होगा हम लोग का पूर्व क्रिया अवस्था, या जैसे हम लोग बोलते हैं प्री एक्टिव स्टेज। दूसरा होगा हम लोग का अंतःक्रिया अवस्था, हो सकता है थोड़ा लिखने में ये मिस हो गया, अंतःक्रिया अवस्था या इंटर एक्टिव स्टेज। और थर्ड हो जाएगा हम लोग का उत्तर क्रिया अवस्था, पोस्ट एक्टिव स्टेज। तो प्री एक्टिव स्टेज नाम से समझ में आ रहा होगा, इंग्लिश आप इसकी बहुत बेहतर ढंग से ध्यान रखना, क्योंकि हो सकता जब वहाँ पे आपकी पेपर में देखने को मिले तो हो सकता है हिंदी के काफ़ी क्लिष्ट वर्ड आते हैं और नए नए वर्डों का प्रयोग कर लिया जाता है। तो प्री एक्टिव स्टेज, इंटर एक्टिव स्टेज और पोस्ट एक्टिव स्टेज। यानी प्री एक्टिव स्टेज क्या हो जाएगा, कक्षा में जाने से पूर्व एक शिक्षक कक्षा में जाने से पूर्व जो क्रियाएं करेगा, किस प्रकार से उसे कक्षा में व्यवस्था बनानी है, किस प्रकार से उसे शिक्षण विषय वस्तु को प्रस्तुतिकरण करना है, किस प्रकार से छात्रों को कंट्रोल रखना है, किस प्रकार से कितनी देर का लेक्चर लेना है, किन किन विधियों का प्रयोग करना है। तो एक शिक्षक के द्वारा जो भी कक्षा में जाने से पूर्व जो भी एक्टिविटी की जाएंगी, कक्षा में जाने से पूर्व, याद रखिएगा कुछ वर्डों का प्रयोग होता है कक्षा में जाने से पूर्व, यानी कक्षा के अंदर अभी प्रवेश नहीं किया है, कक्षा में जाने से पूर्व एक शिक्षक के द्वारा जो प्लानिंग की जाएगी वो किसके अंतर्गत आ जाएगी, वो आ जाएगी आपकी पूर्व क्रिया अवस्था, पूर्व क्रिया अवस्था के अंतर्गत आपकी आ जाएगी। जैसे इसमें क्या क्या उद्देश्य होंगे आपके, पाठ्य वस्तु का चुनाव कैसे कैसे होगा, कौन सी शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाएगा, है ना, और व्यवस्था संबंधी कार्य, है ना, कौन सी शिक्षण युक्तियों का प्रयोग करते, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ रही। यानी कक्षा में जाने से पूर्व एक शिक्षक के द्वारा जिन जिन चीज़ों का को लेकर नियोजन किया जाएगा, प्लानिंग की जाएगी, वो क्या हो जाएगी हम लोगों की, वो हो जाएगी पूर्व क्रिया अवस्था। दूसरी देखते हैं हम लोग इंटरएक्टिव स्टेज, यानी अंतःक्रिया अवस्था या इंटरेक्शन एक्टिव स्टेज बोल सकते हैं। तो अंतःक्रिया जो अवस्था होगी वो होगी कक्षा में जाने के बाद, यानी कक्षा में शिक्षक क्या कर गया, इसमें प्रवेश कर गया कक्षा में प्रवेश करने से लेके पाठ वस्तु के समाप्ति तक। पहला क्या था, कक्षा में जाने से पूर्व की स्थिति। दूसरी स्थिति है कक्षा में प्रवेश करने के बाद से लेकर समाप्ति तक जो भी एक्टिविटी होंगी, और उसमें क्या होगा, उसमें शिक्षक और छात्र क्या होंगे, आमने सामने की स्थिति होगी, ये ध्यान रखिएगा, आमने सामने की स्थिति। इस स्थिति में कौन से स्टेज में होगा, ये सेकंड स्टेज में है। जो इंटर एक्टिव स्टेज है उसमें छात्र और शिक्षक क्या है, आमने सामने के स्टेज में है, और यहाँ पर शिक्षण कार्य चालू हो चुका है। यानी कक्षा में जाने से लेकर पाठ्य वस्तु की समाप्ति तक जो क्रियाएं होंगी वो किसके अंतर्गत आएंगी, वो आएंगी इंटरएक्टिव स्टेज या अंतःक्रिया अवस्था में। तो जैसे इसमें आ सकती है हम लोग की छात्रों की समस्याओं का निदान किस प्रकार से किया जाएगा, है ना, जो पाठ्य वस्तु उसका प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है, उसमें जो नई नई चीज़ें क्रॉस क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं उनका किस प्रकार से समाधान किया जा रहा है, कक्षा के आकार की अनुभूति की। मान लीजिए कक्षा में हम लोग सबसे पहले जब एक एज अ टीचर जब हम लोग कक्षा में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं, कक्षा में उपस्थित छात्रों की संख्या या कक्षा में कितने छात्र मौजूद हैं। एक हम ओरली एक नॉर्मल तरीके से हम जज कर लेते हैं उसको, कितने छात्र उसमें मौजूद हैं, किस प्रकार से। मान लीजिए कुछ छात्र ऐसे मौजूद हैं जो कहीं ना कहीं कक्षाओं को डिस्टर्बेंस करने वाले हैं, कुछ छात्र ऐसे मौजूद हैं जो कक्षा में बेहतर परफॉर्मेंस करने वाले लोग हैं। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर ही क्या करेंगे, हम अपने पाठ्य वस्तु की प्रेजेंटेशन करेंगे। तो यहाँ पर निकल के आ गया, कक्षा में जाने से लेकर कक्षा में पाठ्य वस्तु की समाप्ति तक के जो कार्य होंगे वो किस में आएंगे, अंतःक्रिया अवस्था के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं इसमें उत्तर क्रिया अवस्था या पोस्ट एक्टिव स्टेज। तो जो पोस्ट एक्टिव स्टेज है वो शिक्षण कार्य समाप्त हो जाने के बाद शिक्षक द्वारा जो कार्य किया गया उसका मूल्यांकन से संबंधित है ना। यानी जो आपने प्लानिंग की थी उसको, प्लानिंग को जो आपने अप्लाई किया अपने छात्रों पर, और लास्ट में जो तीसरा स्टेज आ जाएगा कि आपने जो अप्लाई किया उसमें कितने शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सकी। ये कैसे पता चलेगा, हमें मूल्यांकन के माध्यम से पता चलेगा कि आपने जो प्लानिंग की थी उसके बाद अप्लाई करने के बाद कहाँ कहाँ तक जो है उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया गया और उसका मूल्यांकन किस प्रकार से
आप कर सकते हैं ना, उसका मूल्यांकन किस प्रकार से आप करेंगे। तो इसमें ये सारी चीज़ें शामिल आ जाएंगी। मान लीजिए आपने जो बनाया कि मूल्यांकन के लिए कौन कौन सी विधियों का चयन रहेगा, तो ये किस स्टेज में आ जाएगा, ये थर्ड स्टेज में आ जाएगा कि मूल्यांकन के लिए कौन सी विधियों का चयन किया है ना, और साथ ही साथ में जो प्राप्त परिणाम है उसके द्वारा छात्रों का कितना व्यवहार परिवर्तन देखने को मिला है ना, आपका जो विषय वस्तु है उस विषय वस्तु ने छात्रों को कितना प्रभावित किया। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का, ये उत्तर क्रिया अवस्था के अंतर्गत आ जाएगा। अब यहाँ प्रश्न हम लोगों का बन सकता है कि शिक्षण की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो शिक्षण की 3 अवस्थाएं होती हैं, प्री, इंटर और पोस्ट। ये दिमाग में रखना है, प्री, इंटर और पोस्ट, है ना। और इसमें कौन सी अवस्थाओं में कौन कौन से कार्य किए जाते हैं, तो प्री में हम लोग की कक्षा में जाने से पूर्व की लेकर सारी प्लानिंग, अंत में हो जाएगा हम लोगों का कक्षा में इंटर करने से लेकर पाठ्य वस्तु की समाप्ति तक की जो स्थिति हो जाएगी वो शामिल हो जाएगी। और पोस्ट एक्टिव में हो जाएगा पाठ्य वस्तु की समाप्ति के बाद से लेकर उद्देश्यों के कितने लक्ष्यों को प्राप्त किए, किन उद्देश्यों तक पूरा आपने किए अपने, और मूल्यांकन संबंधित जो कार्य होंगे हम किसमें आ जाएंगे, पोस्ट एक्टिव स्टेजेस में। आई होप ये तीनों पॉइंट आपको समझ में आए होंगे, शिक्षा के प्रकार भी, शिक्षण के चर भी और शिक्षण की अवस्थाएं भी। अब बढ़ते हम लोग आगे शिक्षण की कुछ प्रमुख विशेषताओं की तरफ। तो इससे पहले एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और हम लोग देख लेंगे, व्यवस्थाओं से इसकी विशेषताओं से पहले एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है इसको आप नोट कर लीजिए, जो मैं इम्पॉर्टेंट बोलता हूँ उसको आप मार्क कर लीजिए। शिक्षण के जो 3 आधार होते हैं, क्यों, कैसे और क्या, ये 3 बेस हैं किसके, टीचिंग के। क्यों यानी शिक्षण में जो है क्यों, वाई, कैसे, व्हेन और व्हाट, वाई, वैन और वॉट, 3 शब्दों का इसमें आंसर हम लोगों को मिलता है किसके माध्यम से, शिक्षण से। जो क्यों का आंसर मिलता है उसके मिलता है हम लोग को फिलॉसफी से। ये बहुत बेहतर तरीके से आप मेंशन कीजिएगा, ये बन सकता है प्रश्न हम लोगों का। क्यों का जो आंसर मिलता है वो किससे मिलता है, दर्शन शास्त्र से। कैसे का आंसर, वैन, है ना, कैसे का आंसर हम लोग को मिलता है मनोविज्ञान से। और क्या, वॉट, इसका आंसर मिलता है हम लोगों को समाज शास्त्र या सोशलॉजी से। तो आप अपने अनुसार इसको मार्किंग करिएगा, अपने अनुसार इसको बेहतर तरीके से इंडिकेट कर दीजिएगा अपने नोट्स में जो भी आप मेंटेन कर रहे हो आप लोग। तो शिक्षण की जो है 3 आधार होते हैं, क्या, क्यों, कैसे और क्या। क्यों का आंसर मिलता है हमें दर्शन शास्त्र से, कैसे का आंसर मिलता है हमें मनोविज्ञान से, साइकोलॉजी से, और क्या का आंसर मिलता है हमें समाज शास्त्र से। तो इसका तीनों के बारे में पूछा जा सकता है। दर्शन शास्त्र से हमें किसका आंसर मिलता है, क्यों का, इसके बारे में पूछा जा सकता है। मनोविज्ञान में किसका आंसर मिलता है, कैसे का, इससे पूछा जा सकता है, या फिर समाज शास्त्र में क्या, है ना। तो ये भी पूछा जा सकता है। तो जो शिक्षा का जो मूल आधार है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ था पिछली बार में, जो मैं इंडिकेट कर दे रहा हूँ। शिक्षा का जो मूल आधार है वो क्या है, शिक्षा का जो मूल आधार है वो है दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान और समाज शास्त्र। शिक्षा का जो पूरा बेस है सिर्फ और सिर्फ इन 3 चीज़ों पर टिका हुआ है, फिलॉसफी, साइकोलॉजी और सोशलॉजी। तो शिक्षा का जो मूल आधार, ये इंपॉर्टेंट में नोट कर लीजिएगा आप इसको। पहला वाला पॉइंट बताया वो भी इंपॉर्टेंट नोट करिएगा, और इसको भी इंपॉर्टेंट में नोट कर लीजिएगा। शिक्षा का जो मूल आधार है दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान और समाज शास्त्र ये। और सिर्फ अगर शिक्षण का मूल अधिकार पूछा जाए, शिक्षण का, सिर्फ अगर शिक्षण का मूल अधिकार पूछा जाए, अधिकार बोल रहे हैं, सॉरी, राइट्स की बात हम लोग नहीं कर रहे, आधार की बात करें, बेस की बात कर रहे हैं। तो जो शिक्षण का जो मेन आधार है वो सिर्फ है मनोविज्ञान। शिक्षण का है सिर्फ और सिर्फ मनोविज्ञान, और शिक्षा का है मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, दर्शन और सोशलॉजी या समाज शास्त्र। शिक्षण का सिर्फ और सिर्फ मनोविज्ञान, और जो है शिक्षण का सिर्फ मनोविज्ञान, और शिक्षा एजुकेशन का दर्शन, मनोविज्ञान और समाज शास्त्र। तो ये पॉइंट मैंने बाद में इंक्लूड किया, सही जगह इसको मैं फिट नहीं कर पाया, लेकिन आप इसको अपने उस नोट्स में मेंटेन कर लीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं शिक्षण की प्रकृति एवं विशेषताएं, कि शिक्षण की मुख्य रूप से क्या विशेषताएं हैं। तो मुख्य जो विशेषता, एक प्रश्न आया हुआ था विशेषताओं से, एक प्रश्न विशेषताओं से आया था। कौन सी विशेषता से आया था मैं अभी आपको बताता हूँ कि पिछले एग्जाम के पेपर में अगर हम देखेंगे तो एक प्रश्न विशेषता से 100% आता है। तो सबसे पहले देखते हैं, शिक्षण मूलतः एक बौद्धिक गतिविधि है, या इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी भी बोल सकते हैं हम लोग। शिक्षण क्या है, एक बौद्धिक गतिविधि। अब बौद्धिक गतिविधि किस प्रकार से, एक शिक्षण जो है हम लोग ऐसे ही नहीं कि मान लीजिए हम सुबह कॉलेज पहुंच गए और जाके हमने सीधे टीचिंग स्टार्ट कर दी, नहीं कर सकते हम लोग ऐसा।
किसी भी कीमत पे कोई भी शिक्षक एक दिन कर सकता है, 2 दिन कर सकता है, लेकिन वो सोच ले कि रेगुलर वे में वो किसी प्रकार की प्लानिंग ना करे, किसी प्रकार की सारी चीज़ों का निर्धारण ना करे, तो वो टीचिंग कभी भी ज़िंदगी में नहीं कर सकता। तो शिक्षण क्या है, एक मूलतः बौद्धिक गतिविधि है या इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है। इसमें क्या होता है, कहीं ना कहीं जो शिक्षक जो है कक्षा में जाने से पूर्व तमाम तरह की सारी चीज़ों का उद्देश्यों का निर्धारण करता है। तो के क्या क्या उद्देश्य होंगे उससे कक्षा में टीचिंग करने के, किन किन विधियों का प्रयोग वो करेगा, कैसे कैसे विधियों का वो छात्रों पे अप्लाई करेगा, उच्च बुद्धि स्तर के छात्रों को किस प्रकार से सेटिस्फाई करेगा, जिनकी बुद्धि लब्धि जनरल लेवल की है या सामान्य बुद्धि के छात्र हैं उनको किस प्रकार से सेटिस्फाई करेगा, कक्षा के जो स्पेशल छात्र हैं जो या गिफ्टेड चिल्ड्रन है, गिफ्टेड बच्चे हैं, उनको कैसे सेटिस्फाई करेगा और या उनको कैसे सामान्य से छात्रों के साथ में समायोजित कर पाएगा। तो इन सारी चीज़ों के लिए उसके पास में क्या है, एक निश्चित स्तर तक की उसके पास में बुद्धि की आवश्यकता होगी या बौद्धिक गतिविधियों की उसके पास में आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं शिक्षण क्या है, एक बौद्धिक गतिविधि या इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है। जब तक उसके पास में ये सोचने समझने की क्षमता नहीं होगी वो बेहतर ढंग से कक्षा का संचालन नहीं कर पाएगा। आगे बढ़ते हैं। शिक्षण के 2 मूलभूत प्रतिरूप हैं। प्रतिरूप को हम लोग बोलते हैं मॉडल्स। मुख्य रूप से शिक्षण के कितने मॉडल्स हैं, वो 2 मॉडल्स हैं। एक होता है शिक्षक केंद्रित, एक होता है छात्र केंद्रित। शिक्षण के प्रकार और मॉडल्स 2 अलग अलग चीज़ हैं। या तो मॉडल टीचर सेंटर रख के बनाया जाएगा या फिर छात्र से स्टूडेंट सेंटर रख के बनाया जाएगा ना। तो शिक्षण के मूलभूत जो कितने मॉडल्स हैं वो 2 मॉडल, ये छात्र केंद्रित और शिक्षक केंद्रित। शिक्षण के नेक्स्ट बोलते हैं शिक्षण के विभिन्न स्तर है। तो मुख्य रूप से शिक्षण के कितने स्तर बताए मैंने, 3 स्तर बताए हुए हैं और इसी स्तर से प्रश्न निकल के आया था। शिक्षण के मुख्य रूप से 3 स्तर होते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल, जिसका डिस्क्रिप्शन पूरा अभी मैंने आगे वीडियो में किया हुआ है। स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर। इसी से प्रश्न आया हुआ था कि निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है। तो स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर, इसके अलावा जो भी आ जाए वो शिक्षण का स्तर नहीं है। तो ये प्रश्न हम लोग का आया था। आगे बढ़ते हैं। शिक्षण एक वृत्ति या समव्यवसाय है। इस कौशल को प्राप्त करने के लिए लंबी अवधि का अध्ययन और प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। अब समव्यवसाय को क्या बोलते हैं, अगर हम हिंदी वर्ड देखें तो काफ़ी क्लिष्ट वर्ड है ये, समव्यवसाय या वृत्ति। अगर हम एक इजी वर्ड देखें तो प्रोफेशन बोल सकते हैं। तो शिक्षण एक ऐसा प्रोफेशन है जिसको प्राप्त करने के लिए एक लंबी अवधि का समय लगता है, क्योंकि किसी एक कौशल में आप मान लीजिए आपके पास सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल्स आपके पास अच्छी है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हम लोगों के जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनके पास में क्या होता है, कम्युनिकेशन लेवल बहुत अच्छा है उनके पास में, तभी तो सारी जनता को, इतने सारे लोगों को आसानी से सम्मोहित करके कोई भी कार्य करते रहते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन लेवल अच्छा होने से सारी चीज़ें नहीं हो पाएगा। तो आपको कहीं ना कहीं बोर्ड का भी अच्छा प्रयोग आना होना चाहिए, अपनी विषय वस्तु को क्रिएटिविटी तरीके से छात्रों के समक्ष रखना भी आपको आना चाहिए, है ना। और नई नई तकनीकों का प्रयोग करना भी आना चाहिए। मान लीजिए आप बहुत पुराने ज़माने के शिक्षक हैं और जो वर्तमान समय में जो तकनीकी आधारित ज्ञान दिया जा रहा उससे आप बिल्कुल भी, आपको जानकारी नहीं तो भी आप क्या होंगे, आप एक बेहतर शिक्षण नहीं कर पाएंगे। तो शिक्षण एक ऐसा प्रोफेशन, शिक्षण क्या है, एक प्रोफेशन है, ध्यान रखिएगा ये पॉइंट हो सकता है। शिक्षण एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें बहुत सारे कौशल को प्राप्त करने के लिए एक लंबा अध्ययन करना पड़ता है, लॉन्ग टाइम हम लोग को टीचिंग करनी पड़ती, साथ ही साथ में एक प्रशिक्षण की भी आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं कि हम लोग 10th के बाद ही अच्छे टीचर बन गए, 12th के बाद ही अच्छे टीचर बन गए। तो एक काफ़ी लंबा अर्सा हम लोग गुजारना पड़ता है। बीएड कर रहे हैं हम लोग, एमएड कर रहे हैं, बीटीसी कर रहे हैं, बीएलएड कर रहे हैं, तमाम प्रकार। तो एक लंबा अर्सा आपको गुजारने के बाद तब जाके आप बेहतर शिक्षक बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे जो हम लोग के मुख्य और पॉइंट है, शिक्षण एक गतिशील प्रक्रिया या डायनामिक प्रोसेस है। तो शिक्षण एक डायनामिक प्रोसेस है, गतिशील प्रक्रिया, क्योंकि जब तक 2 लोगों के बीच में डायनामिक गतिशील एक्टिविटी नहीं होगी तो बेहतर शिक्षण नहीं हो पाएगा। तो शिक्षण इस प्रकार से क्या बोल सकते हैं, शिक्षण एक गतिशील प्रक्रिया होती है जो 2 लोगों के मध्य संचालित की जाती है, जिसमें छात्र सामने होते हैं और शिक्षक भी उनके सामने होता है। तो शिक्षण इस प्रकार की एक गतिशील प्रक्रिया है, डायनामिक प्रक्रिया है। और अगर गतिशील ना हो तो शिक्षण कभी भी जिंदगी में नहीं हो पाए। मान लीजिए हम यहाँ घर बैठे हुए हैं और आप लोगों के से कम्युनिकेशन नहीं कर रहे, हमने सिर्फ अपनी बात कह दी और आपकी बात वहाँ पे जो रिप्लाई आ रहा है उसको हम बिल्कुल भी उसको हम अंडरस्टैंड नहीं कर रहे या बिल्कुल भी उस पर किसी प्रकार का कोई रिएक्शन नहीं कर रहे, तो क्या हो जाएगा, प्रक्रिया रुक जाएगी। तो शिक्षण एक गतिशील प्रक्रिया जिसमें दोनों लोग आमने सामने की स्थिति में विषय वस्तु को लेकर चर्चा करते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 6वां जो पॉइंट है ये ही आया हुआ था पिछली में जो क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट में आप लगा लीजिए इसको भी, और ये प्रश्न आया हुआ था। शिक्षण क्या है, शिक्षण कला और विज्ञान दोनों है। कला कैसे है, एक आर्ट।
कैसी आर्ट है? एक आर्ट है शिक्षा जिसके माध्यम से जिसमें सारे लोग जो है कहीं ना कहीं अपने आप को एडजस्ट नहीं कर सकते। एक शिक्षा में कहीं ना कहीं आपको शिक्षा के में बेहतर शिक्षक बनने के लिए आपको क्या होना चाहिए? बहुत सारे स्किल्स को सीखना पड़ेगा, बहुत सारी आपको विधियों प्रविधियों को प्रयोग करने को सीखना पड़ेगा। तो ये एक आर्ट है, कला है। और विज्ञान कैसा है? नई नई तकनीकी जो आज समाज में आ रही हैं उन तकनीकियों का प्रयोग करके शिक्षण कार्य को करना। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं शिक्षण कला के साथ साथ विज्ञान भी है। और उसमें आंसर लिख किया जाएगा, प्रश्न इस प्रकार का बन जाएगा, शिक्षण क्या है? सिर्फ कला, सिर्फ विज्ञान, उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षण क्या है? शिक्षण कला के साथ साथ विज्ञान भी है। तो हमारा आंसर होगा शिक्षण कला और विज्ञान दोनों है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको भी मार्किंग कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। शिक्षण पाठ्यक्रम एवं पाठचर्या के अनुसार होता है, या शिक्षण पाठ्यक्रम एवं पाठचर्या के अनुसार। ये जो शिक्षण का कार्य है वो किसी कुरिकुलम, किसी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही होता है। बिना उसके शिक्षण कार्य जो है औपचारिक रूप से नहीं होता है। औपचारिक रूप से शिक्षण बिना पाठ्यक्रम और बिना पाठचर्या के नहीं किया जा सकता। मान लीजिए कोई भी शिक्षण कार्य करने से पहले क्या होगा? एक पाठ्यक्रम भी मौजूद होगा, पाठचर्या भी मौजूद होगी, तब जाके हम क्या कर सकते हैं, है ना। अब पाठ्यक्रम और पाठचर्या में डिफरेंस भी आ सकता है ना। कुरिकुलम हो जाएगा हम लोग के, और एक्टिविटीज़ हो जाएगी हम लोग की, है ना, जिसको हम लोग सिलेबस भी बोल सकते हैं। सिलेबस हम लोगों का बोलते हैं हम लोग इसको पाठचर्या। पाठचर्या क्या होती है ये भी आप समझ लीजिए। जो पाठचर्या होती है, यानी पाठचर्या के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ कक्षा में संचालित की जाने वाली संपूर्ण एक्टिविटी, वो हो जाएगी हम लोग की पाठचर्या। सिलेबस भी बोल सकते हैं इसको हम लोग। मान लीजिए बीए का सिलेबस, फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम लोग एमएड कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो कक्षा में आपकी जो एक्टिविटी आयोजित की जाएंगी, जिसके बाद एक निश्चित समय के बाद आपके पेपर्स का आयोजन होगा, तो जो लिखित रूप से या जो मौखिक रूप से कक्षा में जो संचालित की जाएंगी एक्टिविटी, वो क्या हो जाएंगी हम लोग की? वो पाठचर्या होगी, जिसका आयोजन कक्षा में किया जाएगा। और वर्ष भर में कक्षा के साथ साथ अलग जो एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ कराई जा रही, जिन जिन अलग एक्टिविटीज़ का आयोजन कराया जा रहा है, चाहे वो आपकी फिजिकल एक्टिविटीज़ हो, आपकी कल्चरल एक्टिविटीज़ हो, आपकी और भी जो भी एक्टिविटीज़ हो, तो वो क्या हो जाएगा हम लोग का? वो पाठ्यक्रम हो जाएगा। तो पाठचर्या जो होती है वो संकुचित होती है, और पाठ्यक्रम क्या होता है? वो विस्तृत होता है। तो ये आप इसमें इसको ही मार्क कर लीजिएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। शिक्षण, अधिगम, अनुदेशन, प्रशिक्षण आदि का परस्पर घनिष्ठ संबंध है। तो शिक्षण, टीचिंग, अधिगम यानी लर्निंग, अनुदेशन यानी इंस्ट्रक्शन, और प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग, इनका सबका क्या है? एक घनिष्ठ संबंध है। तो ये भी टीचिंग का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। शिक्षण में क्या? अधिगम भी शामिल होगा, सीखना भी शामिल होगा, इंस्ट्रक्शन भी शामिल होंगे, अनुदेशन भी शामिल होगा, प्रशिक्षण, ट्रेनिंग भी शामिल होगी। तो इन सारी चीज़ों का जो क्या हो, आपस में क्या है? एक क्लोज रिलेशनशिप है या घनिष्ठ संबंध है। अब हम लोग बात करते हैं, जो अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो शिक्षण के स्तर या टीचिंग लेवल्स की बात करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, शिक्षण के 3 स्तर हैं: स्मृति स्तर का शिक्षण, बोध स्तर का शिक्षण, और साथ ही साथ में चिंतन स्तर का शिक्षण। मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, और रिफ्लेक्टिव लेवल या थिंकिंग लेवल भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। 3 स्तर हैं शिक्षण के। तो ये भी प्रश्न आया हुआ था कि शिक्षण के निम्न में से, ये भी इंपॉर्टेंट, आप लगा लीजिए इसको, ये भी, ये पूरा जो है ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट। इसी से प्रश्न बना हुआ था कि निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतन स्तर। तो एक अलग और कोई ऐड कर दिया जाएगा, वो स्तर इसका नहीं होगा। या पूछ लिया जाएगा निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर है, तो कौन सा स्तर हो जाएगा? स्मृति, बोध, या इसमें से कोई होगा। 3 ऑब्जेक्टिव ऐसे होंगे जो इसमें नहीं होगा। तो ये प्रश्न बन सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में थोड़ा हम डिस्क्रिप्टिव बताए हुआ, क्योंकि इस बार जब 3 में से किसी एक के बारे में पूछ लिया गया था, नेक्स्ट टाइम हो सकता है इसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हम देखते हैं स्मृति स्तर या मेमोरी लेवल इसको बोल सकते हैं। तो इसका जो प्रतिपादन किया है वो किया है हर्बर्ट महोदय ने। ये प्रश्न बन सकता है यहाँ से कि मेमोरी लेवल का जो टीचिंग लेवल है उसका जो प्रतिपादन किसने किया है? वो होता है हर्बर्ट ने। और इसका जो क्या होता है, ये टीचिंग का जो क्या है, प्रथम स्तर है, फर्स्ट लेवल है। ये भी प्रश्न बन सकता है। टीचिंग का प्रथम स्तर है, और इस स्तर में शिक्षण में क्या होता है? विचारों की हीनता पाई जाती है किसी प्रकार की, और सिर्फ रटने पर बल दिया जाता है। ये किस स्तर का शिक्षण हो जाएगा? जो सबसे निम्न स्तर की क्लासें होती हैं, मान लीजिए जो केजी, एलकेजी की जो क्लासें होती हैं, उसमें किसी प्रकार से बोध नहीं कराया जाता। ज़्यादा से ज़्यादा किस बल दिया? सिर्फ मेमोरी लेवल बनाई थी उन्होंने। ए फॉर एप्पल बता दिया, बी फॉर बॉय बता दिया, तो सिर्फ रटाने पर बल दिया जा रहा।
सिर्फ और सिर्फ रटने पर बल दिया जा रहा, किसी प्रकार से सीखने पे सिर्फ और सिर्फ रटाया जा रहा उसमें, है ना। तो इसका प्रतिपादन किया था हर्बर्ट महोदय ने। और शिक्षण का प्रथम स्तर होता है और इस स्तर में विचारों में हीनता पाई जाती है और सिर्फ रटने पर बल दिया जाता है। तो किसी प्रकार से प्रश्न बन सकता है कि स्मृति स्तर का शिक्षण किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया, तो हर्बर्ट के द्वारा किया गया, या 3 ऑप्शन दिए गए होंगे, एक उसमें से हर्बर्ट होंगे। शिक्षण का प्रथम स्तर क्या कहलाता है, तो स्मृति स्तर शिक्षण कहलाता है। विचारों में हीनता किस स्तर में पाई जाती है, तो स्मृति स्तर में। सिर्फ रटने पर बल किस स्तर पर दिया जाता है, तो दिया जाता है सिर्फ और सिर्फ स्मृति स्तर पर। दूसरा हम लोग देखते हैं बोध स्तर शिक्षण, या अंडरस्टैंडिंग लेवल। तो इसका जो प्रतिपादन किया था, या इसे बोलते हैं हम लोग ग्रहण शक्ति स्तर भी बोल सकते हैं इसको। बोध स्तर, अंडरस्टैंडिंग लेवल, हम लोग को इंग्लिश में याद रखना है मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल या थिंकिंग लेवल भी बोल सकते हैं इसको, है ना। तो बोध स्तर का जो शिक्षण था, इसका प्रतिपादन किया है मॉरिसन ने। यह कौन सा शिक्षण है, ये दूसरे स्तर का शिक्षण है। और इसका हमेशा, जब तक व्यक्ति एक स्तर का शिक्षण नहीं सीख जाएगा, एक स्तर तक का ज्ञान उसको नहीं हो जाएगा, तब तक वो दूसरे स्तर का ज्ञान नहीं सीख सकता। ये हर लेवल के शिक्षण में है। तीसरे स्तर तक को सीखने के लिए आपको उपरोक्त दोनों के बारे में नॉलेज होना चाहिए, है ना, तभी बच्चा जो है तीसरे स्तर के शिक्षण तक पहुंच पाएगा। तो इसका जो प्रतिपादन किया है मॉरिसन ने किया है, और इसे बोलते हैं ग्रहण शक्ति स्तर भी कहा जाता है। और साथ ही साथ में ये द्वितीय स्तर का शिक्षण कहलाता है, जो प्रथम स्तर के विकसित हो जाने के बाद ही विकसित होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें जो है संबंधित विषय वस्तु जो होती है उसको समझने पर बल दिया जाता है। पहले वाले में क्या दिया जाता था, रटने पर। इसमें क्या होता है, समझने पर बल दिया जाता है। ये भी प्रश्न बन सकता है। इसमें समझने पर बल दिया जाता है। और बोध स्तर का जो शिक्षण होता है वो उद्देश्य केंद्रित होता है, साथ ही साथ में सूझबूझ इनसाइट से युक्त होता है। सूझबूझ के साथ हम क्या करें, समझने का प्रयास करें। पहले वालों में विचारों में हीनता पाई जा रही और सिर्फ रटने पर बल दिया जा रहा है, दूसरे वालों में सूझबूझ के साथ में अपने उद्देश्य के अनुसार जो है समझने पर बल दिया जा रहा है, या नॉलेज अंडरस्टैंडिंग पर बल दिया जा रहा है। तो प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया, मॉरिसन महोदय के द्वारा किया गया। थर्ड जो देखते हैं हम लोग, बोलते हैं इसको विमर्शी स्तर चिंतन, या रिफ्लेक्टिव लेवल, या फिर थिंकिंग लेवल, या फिर चिंतन लेवल। तो ये जो है सबसे उच्च स्तर का होता है। बता दिया मैंने कि सबसे निम्न हो गया स्मृति स्तर, मध्यम स्तर का हो गया बोध स्तर, और सबसे उच्च स्तर का जो शिक्षण हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोगों का चिंतन लेवल या थिंकिंग लेवल या फिर रिफ्लेक्टिव लेवल। इसका जो प्रतिपादन किया है वो किया है हंट महोदय के द्वारा किया गया। और ये जो होता है वो किस केंद्रित होता है, ये समस्या केंद्रित होता है। समस्या, प्रॉब्लम सॉल्विंग या प्रॉब्लम सेंट्रिक होता है ये, या प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम समस्याओं केंद्रित होता है। मान लीजिए किसी समस्या में आप मौजूद है तो आप थिंकिंग का प्रयोग कर रहे हैं, अपने आप क्रिएटिविटी का प्रयोग कर रहे हैं, आप नए नए रिसर्च कर रहे हैं, नई नई चीज़ों का निर्माण करने का आप प्रयोग कर रहे हैं। तो ये किस लेवल का चिंतन आपके अंदर आ गया, ये आ गया आपका थिंकिंग लेवल का, कि आप नया करने का प्रयास कर रहे हैं, संबंधित समस्या को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप क्या, किस लेवल के थिंकिंग आ गया आपके, आप चिंतन स्तर तक पहुंच चुके हो। तो ये 3 स्तर थे, स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर। किसी प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आई होप इतना मैंने इसमें करा दिया कि कोई भी प्रश्न अगर इस टॉपिक से निकल के आया तो आपका बच के नहीं जाएगा। इस 3 स्तर हो गए, 3 स्तरों में किसने प्रतिपादन किया और कौन कौन सी मुख्य बात है, रटने पर बल, समझने पर बल और समस्या केंद्रित, ये 3 पॉइंट हो गए, प्रथम स्तर, द्वितीय स्तर और तृतीय स्तर। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी। तो सबसे एक और मुख्य बात मैं बोलना चाहूँगा कि कल जैसे मैंने कई सारे लोगों को बताया कि आपको इसके नोट्स भी मेंटेन करने हैं। और नोट्स जो है कैसे मेंटेन करने हैं, जो हम लोगों का जो जीएस की जो 6 यूनिट है, तो 6 यूनिट के अलग अलग सारे लोगों के मेंटेन नहीं करने हैं, सिर्फ एक रजिस्टर मेंटेन करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ करंट का जो भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास आती रहेगी, करंट की इन्फॉर्मेशन वो आप तक पहुंचाता रहूँगा। और जो यूनिट्स हैं, 5 यूनिट्स आपकी एक ही नोट्स में रहेंगी, और जो 6वीं यूनिट है सिर्फ और सिर्फ आपकी जो करंट की, वो करंट आप अलग मेंशन करिएगा। और कल ये देखा होगा मैंने एक PDF दी हुई थी, लगभग 100-150 पेज की PDF है। तो ज़्यादा नहीं, आपको एक दिन में सारा नहीं पढ़ना है, आप 2 पेज पढ़िए, 5 पेज पढ़िए, और उसमें से जो मुख्य बिंदु हों उनको अपने नोट्स में मेंटेन कीजिए। और हो सके तो जिसके लिए फेयर नोट्स बनाइएगा, फेयर नोट्स में अच्छी, अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है तो आप उसको अपने इस तरह से बेहतरीन ढंग से नोट्स को बनाने का प्रयास करिएगा। और साथ ही साथ में जो दूसरा जो नोट्स बनना है आपका, वो बनेगा आपका ये जो 5 यूनिट है, जो पहला हम लोग का रिसर्च एप्टीट्यूड एंड टीचिंग एप्टीट्यूड के जो टॉपिक हैं, आप इनके जो मुख्य बिंदु हैं आप उनको भी वीडियो से नोट करते चलें। साथ ही साथ में इससे एक्स्ट्रा जो भी आपको मिले उसको आप इसमें अपने नोट्स में मेंटेन करते जाइए। और
और एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जो आप नोट्स मेंटेन करें एक टॉपिक के बाद में हर बार एक पेज को ब्लैंक छोड़ दें, ताकि जो भी पॉइंट आपको अलग के बाद में मैं बताऊं या फिर आपको मिले तो आप उसको उसी टॉपिक में ऐड कर सकें, जिससे आपका क्या होगा, एक निश्चित समय के बाद 4 या 5 महीने का जब हम लोग का सिलेबस ये पूरा होगा तो आपके पास एक बहुत बेहतर नोट्स होगा, जिसको आप अगर एग्ज़ाम के टाइम कुछ टाइम पहले भी आप पढ़ लेंगे तो आपको लगभग सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, तो आप अच्छे से इसको समझिए। और किसी भी कैंडिडेट का कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्रॉस क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सअप कर दीजिए, टेलीग्राम पे कर दीजिए, या कोई भी समस्या आ रही हो या कोई भी फीडबैक आप देना चाह रहे हो तो उसको भी इस वीडियो में कमेंट में आप जो है, कमेंट में तो सॉरी यहाँ पे नहीं आएगा, ये तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए या फिर आप टेलीग्राम कर दीजिए, या कोई चीज़ समझ में जो भी आपका फीडबैक हो, मैं हर फीडबैक को पॉजिटिव वे में लूँगा, चाहे आपका कुछ भी आपका हो, जो आप पूछ सकते हो, आप बेधड़क, है ना। और सबसे लास्ट में बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि बस सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को पेशेंस बना के रखना है, किसी प्रकार की नकारात्मक बातों में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। हो सकता है वीडियो काफ़ी लंबी हो गई होगी, तो अगर हम लोग को बेस्ट परफॉर्मेंस करना है तो काफ़ी हम लोग को मेहनत करनी पड़ेगी। साथ ही साथ में अपने सब्जेक्ट पर भी ध्यान देते रहें, जीएस को तो हम बहुत बेहतर कराने का प्रयास करेंगे, और सब्जेक्ट पे भी आप बिल्कुल से ध्यान देते रहें। और संडे को एक ऑन कॉल में जो है सेशन आयोजन करूँगा, कुछ टाइम बता दूंगा, एक मैं अपना टाइम देख लूँगा संडे को, अगर कहीं जाना नहीं हुआ पीएचडी को लेके मुझे, तो एक टाइम बता दूंगा, उस टाइम से लेकर उस टाइम तक मैं फ़ोन पे अवेलेबल रहूँगा। अगर आपको लगता है कि किस प्रकार से सब्जेक्ट की प्रिपरेशन आपको करनी है तो उसके लिए भी मैं आपको गाइड कर दूँगा, तो आप उस टाइम पर मुझसे ऑन कॉल डिस्कस कर सकते हैं, है ना। तो जो आप सिर्फ उसे पॉजिटिव थिंकिंग बनाए रखें और साथ ही साथ में सिर्फ धैर्य बना के रखें। 5 महीने के बाद जब हम लोगों का ये सिलेबस पूरा होगा तो आपका लेवल आई होप बहुत बेस्ट होगा, और हम सारे लोग बहुत बेहतर मेहनत करके आगे अपना जो आने वाला एग्ज़ाम है उसमें बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे, और आई होप सारे लोग जो है इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टेड होंगे। तो मिलते हैं कल के लिए नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।